हेलो माइक चेक 1 2 3 4। हेलो माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। आज शराब नहीं पिया हूँ भगवान की कृपा से और अल्कोहलिक अनस की मदद से। आज तारीख है, क्या तारीख है भाई, 18 दिसंबर 2024, बुधवार। रात के 9:30 बज गए हैं और हम लोग आज बात करने वाले हैं डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर का छठा और आखिरी भाग। सबसे पहले तो परिवर्तन समूह ने मुझे इन 6 हफ्तों में डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर के बारे में ट्रांसलेट करके इन अ नटशेल बताने के लिए जो मौका दिया, सेवा की संधि दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। एक ज़माने में मैं भिवंडी में रह के डॉक्टर शाहदम शेख करके इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, तब मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसको छोड़ के अभी मुझे बहुत साल हो गए, 15-20 साल हो गए। तो बम्बई में आने के बाद बम्बई वाला हिंदी हो गया मेरा, और वो तो ना ओरिजिनल हिंदी रहा ना ओरिजिनल मराठी रहा, ऐसा कुछ तो कॉकटेल हो गया है। तो फिर भी आप लोग सब सुनते हैं और यूट्यूब पर भी सुनते हैं, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बॉब का आखिरी हिस्से में, लेकिन इसके पहले मैं ज़रा अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करूँगा। मेरी उम्र जब 18 साल की थी तब मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी हेडमास्टर, मेरी माताजी टीचर, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर, मेरी दादी वारकरी, पंढरपुर जाने वाली, नॉनवेज नहीं खाने वाली और भगवान का प्रवचन कीर्तन करने वाली। हम 4 बच्चे थे माँ बाप के, 2 भाई 2 बहन। मैं सबसे बड़ा था, तो अपेक्षा मेरी पास तरफ से ज़्यादा थी और मैं अच्छा स्टूडियस था, लेकिन मैं बेलीजरेंट कहा गया है। बिल बोलता है बेलीजरेंट मतलब जो कहा जाएगा उसका विरोधी करना है। ये गंदगी है, इसको खाओ मत, ऐसा बोलेगा तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, देख के मैं पहले खा के देखूँगा सही में गंदगी है कि ये लोग फेंकम फाक कर रहे हैं, ज़रा देखना मांगता है। तो बेलीजरेंट था, जो बोलेगा उसका विरुद्ध करने का। तो 10वीं 12वीं तक तो मैंने सुन लिया सब माँ बाप का, लेकिन मैं अंदर में सोच के रखा था कि जब अपने ज़िंदगी के अब क्या वो विधाता का डायलॉग है ना, अपने तकदीर के विधाता जब हम खुद बनेंगे। ये तो गेलीस लांब तो हे बंद पडेल। अच्छा तिकडे ठेवलं आहे का? माझ्या जागी इथे ठेव, जागेवर म्हणजे माझं लक्ष राहील, इथे ठेव। अपने तकदीर के विधाता हम खुद बनेंगे, ये डायलॉग था मेरा। और उसी हिसाब से मैंने जब पहली बार शराब पीने का मौका मिला तो चौका मार लिया। सोचा नहीं कि भाई अपने को पीना है नहीं पीना है, पीछे मुड़ के देखना है, अपने माँ बाप कौन है, मैं कहाँ से आता हूँ, क्या मेरा कल्चर है, ये सब नहीं सोचा, पी लिया। 11 लोग थे हम लोग, थिएटर में पिए थे। 2 बेवड़ा बन गए, एक मर गया, एक मैं ज़िंदा हूँ। वो भी ए में आया, 2 साल सोबर भी था, वापस रिलैप्स हुआ, वापस गया। 1 मिनट बंद पडलं ज्योति, हे बंद पडलं। हे बंद आहे का बघ फक्त। हे काय झालं तर मला देव जाणे, याचं का आपोआप बंद झालं देव। तो बचपन से मैं बेलीजरेंट था, जो बोलेगा उसका विरोध करने का, और उसी हिसाब से मैं 18 साल से शराब पीना चालू कर दिया। पहले 5 साल 3 महीने में एक बार चुपके से पीता था, फिर नौकरी लग गई, पैसा हाथ में आ गया, घर से दूर गया। एक दिन छोड़ के आधा बाटली दारू पिया। शराब पीने की वजह से शारीरिक तकलीफ़ ज़्यादा हुई, मुझे सलाइन लगानी पड़ती थी क्योंकि दोनों दरवाजे खुल जाते थे, मुंह से और पीछे से भी, तो कुछ पेट में रहता नहीं था, तो सलाइन लगाना पड़ता था। लेकिन सलाइन लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था, तो मैं अपने पास ही डॉक्टर को बुला के सलाइन चढ़ाता था। सलाइन फास्ट करता था डॉक्टर जाने के बाद में, और सलाइन खुद ही इंजेक्शन निकाल के, सुई निकाल के वापस अड्डे पे जाता था पीने के लिए। तो शारीरिक अवस्था, मारामारी किया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, दांत गिर गया, आँख में बच गया, थोड़े में बच गया, पाइल्स हो गया, नाक में से खून निकलता था, पैसा गया, पिताजी का गया, अकाउंट जॉइंट अकाउंट था उसको पूरा खाली कर दिया, पार्टनरशिप में पैसे ढापे, प्रोफेशनल व्यावसायिक नुकसान हुआ, धंधे में से हकाल दिया मेरे को, क्योंकि दुकान में पी के बैठता था मैं, 12 घंटे पी के बैठता था, तो हकाल दिया। घर में तकलीफ़ थी,
मैं घर में अपना पेशाब करता था, सोता था रात को टाइट। तो जो मेरा खटी गदिया था वो मेरी दादी सूखने के लिए धूप में डालती थी। तो मैं एक दिन जाके बोला दादी को, अरे वो क्या हुआ, पानी गिर गया, ऐसा वैसा लोटा गिर गया। दादी ने एक झापड़ मारा मेरे को और मेरे को बोला, मेरी उम्र 70 साल है, मेरे को पेशाब का बात और पानी का बात समझता नहीं, ऐसा लगा क्या तेरे को? तो किसको एड़ा बना रहे हैं? आँख बूंद करके बिल्ली दूध पीती है तो उसको लगता है दूसरे को नहीं पीता। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त था, डॉक्टर श्रीकांत जोशी करके साइकेट्रिस्ट था, उनके पास मुझे लेके गया, फंसा के लेके गया था। और डॉक्टर श्रीकांत जोशी ने केस पेपर के ऊपर लिखा था, मेरा डेट है 15 जून 1989। लेकिन मैं ज़्यादा शाना हो जाने की वजह से मीटिंग नहीं आया। मेरा दोस्त मुझे 3 महीने के बाद पकड़ के लेके आया मीटिंग में। 23 सितंबर 1918 4 मीटिंग किया, मंगलवार शनिचर भिवंडी ग्रुप का। उसके बाद में मैं समझ में आया कि मैं बेवड़ा हूँ। 9 अक्टूबर को मैं आखिरी दारू पिया वापस एक बार। 10 अक्टूबर 1989, 10 अक्टूबर 1989। आज मेरे ख्याल से 35 साल 2 महीने और 8 दिन हो गए मैं शराब नहीं पिया हूँ। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हंसी आती है। कोई बोलता था मेरे को 35 साल शराब दूर, झापा मारता था उसको मैं। आज सब ठीक चल रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आने के बाद शादी हो गई, नौकरी करता था, स्पॉन्सर ने बोल के धंधा करने को बोला, नौकरी कर रहा था, टीचर प्रोफेसर था फार्मेसी का। कॉलेज बंद कर गया, फिर LLB की डिग्री थी, LLM किया, नेट किया, PhD किया, लॉ का प्रोफेसर बन गया। सिद्धार्थ कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठाणा सब कैंपस, ओरिएंटल लॉ कॉलेज, 4 जगह पे प्रिंसिपल बन गया। रिटायर हो गया 2020 में। नया पेंशन वाला होने की वजह से वड़ा पाव पेंशन चालू है अपना। आज भी पढ़ाता हूँ विजिटिंग फैकल्टी करके। बेटी मेरी जो है वो पढ़ाई किया, उसने पूना में साइंटिस्ट बन गई। इधर TIFR में करती थी, PhD किया फ्रांस में, अभी इंग्लैंड में है। मिसेस की अभी नौकरी चालू है थोड़ी बहुत, तो वो 1 साल के बाद ख़त्म होएगा। फिर देखेंगे कहाँ जाना है, भिवंडी जाना है, डुम्बिवली जाना है, बदलापुर जाना है, कैसे जाना है। बॉम्बे में तो अपना फ्लैट नहीं है, 2.5-3 करोड़ रुपए अपने औकात नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, बच गया, शराब दूर हो गई, सिगरेट बंद हो गई, तंबाकू तो मैं कभी खाया नहीं थे, रंडीबाजी नहीं किया, पैसे का लफड़ा नहीं किया, चाय बंद होगा 10 साल हो गया, कॉफ़ी बंद हो गए 9 साल हो गए, रात का खाना बंद हो गया 10-15 साल हो गया। विपश्यना जाता हूँ, 11वां कदम बोलते हैं हम लोग, ट्रेडिशन अपना प्रेयर एंड मेडिटेशन, तो विपश्यना जाता हूँ। नेचुरोपैथी सेंटर में जाता हूँ साल में 2 बार। तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, उतना नहीं रखता हूँ। चलने को, मैं आलसी आदमी हूँ, चलने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन एक काम किया है, मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को बोला, अपना एक्सपेंस जो है खुद का वो कम करो। तो चाय कॉफ़ी नहीं, कपड़ा कम पहनना, चलते घूमना, जितना हो सके उतना ये मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं खुश हूँ, शराब से दूर हूँ। 35 साल हो गया। आगे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यकीन नहीं होता है कहाँ से आया। ये सब भगवान की कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स की मदद से, मेरे स्पॉन्सर की मदद से ये मैं कर सका। मीटिंग करते रहा, 15 दिन से ज़्यादा कभी मैं मीटिंग में एब्सेंट नहीं रहा। और विपश्यना जाता हूँ तभी एब्सेंट रहता हूँ 10-15 दिन बस। इसके अलावा मैं 35 साल मीटिंग कभी छोड़ा नहीं। स्पॉन्सर के साथ बात किया, मेरे 4 स्पॉन्सर हो गए। अनिल डी थे, विश्वनाथ गुरुजी थे, शंकर एल थे, सुनील के थे। अभी मैंने नया स्पॉन्सर लिया, मेरे से उम्र में सोबरिटी में कम है, लेकिन मैं उसको ले लिया हूँ क्योंकि फिर ये बार बार बदली करना भारी पड़ता है। अभी उम्र हो गई मेरी 65 साल, मैं उम्र हो, ठीक चल रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा करने के 2 तरीके हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड सर्विस, IGR बनो, GSO बनो, ये बनो, GSO में जाओ, डेलीगेट बनो, ये सब। और दूसरा है अपना सेवा रिलेटेड सर्विस, रिकवरी रिलेटेड सर्विस। तो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। कई साल से मैं प्रोफेसर होने की वजह से अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ और अंग्रेज़ी को ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मराठी में, हिंदी में भी अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे फ़ायदा हुआ मेरा। मेरे पास 6 नोटबुक भरी हुई है 300 पन्ने की, अलग अलग जगह पे मैंने शेयरिंग किया है। मैं स्टार स्पीकर था मुझे मालूम है, और मैं अलग अलग विषयों पर अपना अभ्यासपूर्ण शेयरिंग करने का आदी हूँ। अपने अनुभव उस तरीके से बताता हूँ, बाकी कुछ नहीं बताता हूँ। वर्कशॉप लेता हूँ हिंदी में। मैंने ये क्या बोला उसका, यूट्यूब चैनल, जैसे अभी सुगत भाई ने बताया, शुरू तो किया, लेकिन उसका ज़्यादा प्रमोशन मेरे से नहीं होता है क्योंकि मैं हिंदी ग्रुप में ज़्यादा हूँ नहीं।
मैं हिंदी स्पीकिंग लोगों में फ़ेमस हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसकी वजह से जितना मराठी में 110 हो गया, हिंदी में कुछ 20-25 हो गया, उसका ना तो कोई क्या बोलता है उसको सब्सक्राइब कर रहा है, ना कमेंट कर रहा है, ना लाइक कर रहा है, ना शेयर कर रहा है। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन मराठी स्पीकिंग लोगों के पास जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो नॉर्थ इंडिया के जो ग्रुप्स है जिसमें मैं नहीं हूँ, तो आप में से कोई लोग उसमें ज्वाइन होते हैं तो उनको ये यूट्यूब का चैनल का लिंक जो है वो भेजते जाइए भाई। तो मेरा अभी इसमें से मेरा फ़ायदा तो क्या है भाई, मेरे को ना तो इसमें कुछ पैसा मिलने वाला है, ना तो इज्जत कमानी है। जो कमानी है वो सब कमा चुका हूँ मैं अभी, अब सेवा के लिए कर रहा हूँ। मेरे को जो अक्ल भगवान ने दिया है उसका फ़ायदा बाकी लोगों को होना चाहिए। इसीलिए तो ये डॉक्टर बॉब किताब हमने शुरू की। डॉक्टर बॉब किताब में जब हमने शुरू किया था 6 हफ्ते पहले, 7 हफ्ते पहले, ये आज का छठा है, तो हमने देखा था कि ये किताब में है क्या। एक्चुअली 1977 में जब जीएसओ न्यूयॉर्क ने तय किया कि भाई बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब के बारे में बायोग्राफी लिखना है, ऑटोबायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद लिखता है, बायोग्राफी मतलब बाकी लोग लिखते हैं, तो उसका ऑथेंटिफिकेशन मांगता है, जो लिखा है वो सही है गलत है देखना मांगता है। तो ये सब करने के बाद में इन्होंने ये तय कर लिया कि पहले भैया डॉक्टर बॉब की किताब बना ले, बाद में पास इट ऑन बिल डब्ल्यू की देखा जाएगा। तो पहले किताब आई थी डॉक्टर बॉब की। तो ये जो हम किताब देख रहे हैं इसमें डॉक्टर बॉब की बायोग्राफी है, और शुरुआत के जो ए मेंबर थे वहाँ पे मिड वेस्ट बोलते हैं उसको, एक्रोन। एक बंदा जो है न्यूयॉर्क का है, दूसरा जो है एक्रोन का है। तो अमेरिका का ज्योग्राफी के हिसाब से ये मिड वेस्ट है। तो इनके बारे में किया तो ऑथेंटिक से ले डॉक्टर बॉब तो 50 में गुजर गए थे, किताब लिखने का काम तो 77 में चालू हो गया। मरने के बाद 27 साल के बाद में कौन उसके ज़माने वाले लोग भी गुजर गए थे डॉक्टर बॉब के पीछे, जो थे उनके पास से ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सब उन्होंने जमा किया माल और ये किताब लिखी। तो ये किताब में हमने पहले देखा डॉक्टर बॉब का बचपन कैसे गया, माँ बाप कैसे थे, एकदम कड़क डिसिप्लिन वाले थे, शराब ज़माने में उस कहाँ मिलती थी, डॉक्टर बॉब का पढ़ाई कैसे हुआ, एमडी कैसे हुए, बेवड़ा कैसा बन गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, दारू पीने वाला बाप, दारू पीने वाला मर्द, ये सब भूमिकाएं डॉक्टर ने की। लेकिन वो दवाखाने में कभी अपना दारू पी के नहीं गए, लेकिन शराब बंद करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी जाते थे, जो बिल डब्ल्यू को बाद में मालूम पड़ा उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वो जमाने से जा रहे हैं। चर्च में जाने का ज़रूरत पड़े तो ही जाते थे, लेकिन अपने बच्चों को बताते थे कि ये चर्च में जाना अच्छा है, ठीक है जाओ भाई आप। तो पहले हफ्ते में हमने ये सब देखा कि डॉक्टर बॉब का बचपन, डॉक्टर बॉब का शराबियत, ये सब हमने पहले हफ्ते में देखा। दूसरे हफ्ते में वो जो मे फ्लावर होटल में जहाँ पे हेनरिटा साइबरलिंग के घर पे इनकी पहली मीटिंग हुई, मेडिकल कन्वेंशन गए डॉक्टर बॉब और वापस पिए, और बाद में 10 जून को आखिरी बार दारू पिया। आखिरी बार उनको ग्लास हाथ में दिया बियर का, हाथ काँप रहे थे, ऑपरेशन करना था, और फिर डॉक्टर बॉब की शराब बंद हो गई। फिर दोनों को समझ में आया कि सेवा करना चाहिए भाई, लोगों के पास जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पहला बंदा पकड़ा था EDR, EDDIE, लेकिन वो सफल नहीं हुआ उसके साथ में। वैसे बिल डब्ल्यू पहले 6 महीना सोबर था डॉक्टर बॉब को मिलने से पहले। न्यूयॉर्क में उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो गलत तरीके से कोशिश थी, इसीलिए वो अपना फ्लैश बताता था। डॉक्टर बॉब को मिले तभी उन्होंने फ्लैश में ज़्यादा इंसिस्टेंस नहीं दिया था, इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, अपने अनुभव में बताया। तो डॉक्टर बॉब बाद में बताते हैं, लिखते हैं, शेयरिंग में बोलते थे, स्टोरी में बोलते थे कि ही वॉज टॉकिंग माई लैंग्वेज ऑफ हार्ट करके बोलते थे उसको। तीसरा बंदा हमको मिला बिल डी, बाद में मिला अर्नी जी। ये अर्नी जी डॉक्टर बॉब की बेटी थी, उसके साथ में सू के साथ शादी हो गई, फिर वापस स्लिप हो गया, वापस पीने लगा और सू का डिवोर्स किया, और फिर ये बंदा वापस सोबर हो गया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो शुरुआत की जो दिक्कतें थी, इनके बारे में हमने दूसरे हफ्ते में देखा। प्रोग्राम क्या होता है भाई, सरेंडर क्यों करना है, हॉस्पिटलाइजेशन क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, आगे चल के हमको सोबर रहना है तो प्रोसीजर क्या है। और इन सब में हमने दूसरे हफ्ते में ये प्रोसीजर देखा था
फिर तीसरे हफ्ते में, एक मिनट ना भाई ज़रा मेरी नोटबुक में, हाँ तीसरे हफ्ते में पैसे की प्रॉब्लम्स थी। फ्रैंक रॉकफेलर के पास गए बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब और बहुत सारे लोग। फ्रैंक अमोस ने रिपोर्ट भेजा कि भाई अगर इनको पैसा दिया तो ये सबकी वाट लग जाएगी, तो इनको पैसा मत दो। इनके पैसे की दिक्कत है दोनों की, तो दोनों को चर्च के थ्रू हर हफ्ते पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में मीटिंग शुरू हो गई, बिग बुक आया बाज़ार में, और फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ग्रोथ होने लगी। ऑक्सफोर्ड ग्रुप और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में फ़र्क क्या था? क्लेवलैंड में और एक्रोन में ज़्यादा नज़दीकियत थी इनके साथ में, तो इनका अलग होना बहुत तकलीफ़ वाली बात थी। न्यूयॉर्क में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि न्यूयॉर्क में ये बिल डब्ल्यू खुद ही ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ज़्यादा बार गया ही नहीं है। और दूसरी चीज़ थी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का जो फाउंडर मेंबर था फ्रैंक बुकमन, उसका नाजी लोग से कुछ कांटेक्ट था, ऐसी रूमर थी। इसीलिए बिल डब्ल्यू ने सोचा कि भाई इसके साथ ज़्यादा दोस्ती करना अपने हिस्ट्री में, तो आगे चल के अपनी संस्था को तकलीफ़ हो सकती है, इसीलिए चुप बैठो। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ग्रोथ कैसे हुए? पहले शिकागो में, फिर डेट्रॉइट में, और फिर हर तरीके के लोगों के पास अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहुंच गए। अंधे आदमी के पास भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहुंच गए। ये हमने तीसरे हफ्ते में देखा। चौथे हफ्ते में देखा हमने सिस्टर इग्नेशिया, जो हॉस्पिटल की इंचार्ज थी सिस्टर, 5000 लोगों को उसने मैसेज दिया था, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, यादों, डॉक्टर बॉब की यादें। फिर क्लेवलैंड ए ग्रुप की ग्रोथ कैसे हुई, और जैसे ग्रोथ होती है तो प्रॉब्लम्स तो होगी भैया, कोई भी संस्था में ग्रोथ होती है तो प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उसका सोल्यूशन क्या था। एक्रोन का ए ग्रुप था, उसमें स्प्लिट हो गया। एक्रोन के ए ग्रुप में 2 धड़े हो गए। दुख हुआ कुछ लोगों को ठेस पहुंची, लेकिन बाद में मालूम पड़ा डिवाइडेड वी ग्रो, जितने दूर जाएंगे उतना हो जाए। फिर चैप्टर 17 चौथे हफ्ते में देखा था, डॉक्टर बॉब सेड, डॉक्टर बॉब की कोटेशंस दी है, और उनके सबके घर वाले लोगों ने, वाइव्स पर्टिकुलरली, उन्होंने क्या मदद की है। 5वें हफ्ते में हमने देखा था चैप्टर 19 में माइनॉरिटीज़। पिछले हफ्ते हमने देखे थे स्लीप होने वाले लोग, रोड पे बेवड़ा लोग जो रोड पे है, उनको अल्कोहलिक्स में आया। ब्लैक काले लोग थे, औरतें थी, अलग अलग लैंग्वेज थी। फिर हमने देखा चैप्टर 20 में रॉली ने एनोनिमिटी ब्रेक कर दिया, वो कैसे हुआ, उसको कैसे डील कर दिया, और फिर ओल्ड टाइमर ने क्या किया। और इसी बीच में अफवाहें फैल गई कि इनको बहुत पैसा मिलता है, $41,000 इनको 1 साल में मिल गया है। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का शुरुआत में डॉक्टर बिल डब्ल्यू होशियार था। बिल डब्ल्यू ने ऑडिटेड रिपोर्ट लिखे गया था, और ऑडिटेड रिपोर्ट में उसने लिखा था, पूरा ब्यौरा दिया था, कितना साल, 1 साल में कितना पैसा मिला, रॉयल्टी मिला, किताब की रॉयल्टी दोनों को मिलती थी, ऐसा वैसा। तो ये जब आदमी बड़ा बनता है तो उसके ऊपर आरोप तो लगेंगे ही। ओल्ड टाइमर्स इम्प्रेशन ऑफ डॉक्टर बॉब, उस ज़माने में जो ओल्ड टाइमर थे उनको क्या लगता था, ये बाद में इन लोगों ने 1977 में जाके सब कलेक्ट कर लिया। डॉक्टर बॉब को सोबरिटी का मतलब क्या लगता था, इसके बारे में। इन्फ्लुएंस ऑन ओहियो ग्रुप जो है था डॉक्टर बॉब का, उसके ऊपर उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। पर्सनल साइज लाइट्स ऑन इज सोबर ईयर, इसका लड़का था, इसकी बहू थी, जोक मारता था, ये सब। और आज आखिरी चैप्टर 26, 28, 29, 27, 28 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है उसमें चैप्टर 26 पेज नंबर 306 to 315, 9 पेजेस है, ही स्पिरिचुअल क्वेस्ट। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब में बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 1 ये है कि डॉक्टर बॉब की उम्र ज़्यादा है। डिफरेंस नंबर 2 ये है कि डॉक्टर बॉब भगवान को मानने वाले थे, भले वो चर्च में ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन भगवान को मानने वाले थे। तीसरा डिफरेंस ये था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ऑलरेडी बिल डब्ल्यू के अपना डॉक्टर बॉब जा रहे थे, और डॉक्टर बॉब शांत आदमी थे, डॉक्टर बॉब ब्रेक थे। बिल डब्ल्यू टन 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 कूदने वाला आदमी था, उसको एक्सेलेटर बोलते थे। और ये डॉक्टर बॉब जो था, ये
थे, ये हमेशा ईश्वर की आराधना करते थे, ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते थे। और जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में चलता था वैसे ही ये भगवान को ढूंढने की कोशिश करते थे। तो कॉन्शियसली जानबूझ के सच्चाई क्या है, डॉक्टर बॉब तो बाइबल भी पढ़े हैं, 2-2.5 साल उन्होंने बाइबल की पढ़ाई की है, और लेकिन पता नहीं उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ उसका। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में डॉक्टर बॉब हमेशा कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब सही मतलब नहीं है, दूसरा मेरे लिए कोई प्रार्थना करे उससे कुछ नहीं होने वाला, मेरे लिए खुद को ही प्रार्थना करना पड़े। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, मेरी स्पिरिचुअलिटी मुझे ढूंढना है, किसी ग्रुप में जाके सबके साथ में, ये सब आम लोगों के लिए ठीक है, मुझे तो मेरी खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसका इलाज बताया, प्रेयर एंड मेडिटेशन करो। जो लोग अपनी बॉन्डेज से बाहर नहीं निकल पा रहे, शराब से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको सिर्फ पैसा दे के क्या फ़ायदा यार। तुमको देना है तो एफर्ट करो, स्ट्रेंथ मिलेगा, टाइम दे दो, और सिर्फ पैसा देने से कुछ नहीं होगा। और अगर तुमको शांति चाहिए तो तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्पिरिट ऑफ सर्विस, डॉक्टर बॉब हमेशा कहते थे। हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, पहले हम लोग कैसे पीस लाने की कोशिश करते, शांति चाहिए तो फुल टाइट हो जाने का, मैदान में जाके आसमान की तरफ देखने का, रोने का, भगवान के साथ डायरेक्ट बात करने का, ये हमारी कल्पना थी हैप्पीनेस की और पीस की। अब तो ये दूर रह गया। और डॉक्टर बॉब ने बहुत कुछ सहा था, गॉसिप हुआ उनके बारे में, बदनाम हुई थी, नौकरी जाने की नौबत आई थी, कुछ लोगों ने जानबूझ के कोशिश भी की थी नौकरी जाए इसके लिए, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा था। वो कहते थे, डॉक्टर बॉब कहते थे कि लोग छोड़ के जाएंगे, भगवान नहीं तुमको छोड़ेगा। तो डॉक्टर बॉब की हीलिंग हो गई, जो उनको तकलीफ़ देते थे उनको भी वो माफ़ कर दिया था, फिर से काम पे जाते थे। वर्माउंट में जाके आते थे डॉक्टर जब, तो घर में सब बैठ के स्मिटी, बेटी, लड़का, बहू एक साथ बैठते थे और स्पिरिचुअल किताब पढ़ते थे कि कम से कम आधा घंटा रोज़ पढ़ते थे। अच्छा, उनको और एक ये था, स्पेशलिटी थी, दोनों की थी, बिल डब्ल्यू की भी और डॉक्टर बॉब की। इनको ये जो मर गए लोग हैं उनके साथ में बात करने का, प्लेंचेट बोलते उसको। लेकिन डॉक्टर बॉब को समझ में आया कि ये भाई अपनी कहानी नहीं है, उन्होंने जल्दी छोड़ दिया। बिल डब्ल्यू ने तो बहुत दिन तक ऐसा किया, क्या क्या ना बिल डब्ल्यू ने किया था, सब मरे हुए लोगों को, कहीं जहाज डूब गया उसमें मर गए थे, उनको भी बुला के था बिल डब्ल्यू बात करता था। तो परामानवीय प्रयोग, सुपर स्पिरिचुअल जो है ये है। लेकिन ऐसे में लोग समझ में आता है कि डॉक्टर बॉब को प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हुआ है, तो प्रार्थना करने लगे लोग। कुछ लोगों को सही में कुछ दिन बताया नहीं था। तो ये है चैप्टर 26। उसके बाद में चैप्टर 27 उसमें उसका टाइटल है शैडोज़, इलनेस एंड डिसेंशन। एनी बीमार होती है, एनी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, मोतिया का ऑपरेशन होता है, फेल होता है, दिखने में कम दिखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाती है। तो डॉक्टर बॉब उसके आंखें बन जाते थे। जब भी बाहर गांव जाते थे डॉक्टर बॉब काम के लिए, तो उनके साथ में एमा और लारे से ऐसे 2 थे लड़कियां, वो आके रहती थी उनके यहाँ। 8 साल तक डॉक्टर बॉब ने अपने घरवाली की सेवा की थी। और 1947 में यहाँ पे बिल डब्ल्यू घूम के आया था अक्खा दुनिया। बिल डब्ल्यू को लोगों ने बताया कि भाई तेरा तो स्टोरी बताइए, सब ट्रेडिशन बिडिशन नहीं मांगता है। और उस ज़माने के जो ओल्ड टाइमर थे, सब ओल्ड टाइमर ऐसे ही होते, क्योंकि वो भी आदमी है ना। उनको अरे जैसे सांस जो है अपनी चाबी नहीं छोड़ती है, बहू आएगी तो नहीं, वैसे ग्रुप का कंट्रोल भी ओल्ड टाइमर नहीं छोड़ते थे। तो ग्रुप का जो ओल्ड टाइमर्स थे उनका कहना था कि ज़िंदगी भर हम लोग इनको कंट्रोल करेंगे, ये सही है गलत है, सही रास्ते पे जा रहा है, ये सब हम तय करेंगे, ये भगवान तो देखने को आएगा नहीं भैया, हमको ही करना पड़ेगा। और बिल डब्ल्यू का कहना है कि ये गलत है, मैं कितने दिन तक रहूँगा, डॉक्टर बॉब तो अभी चले
कैंसर हो गया 1947 में मालूम पड़ा, 50 में गए डॉक्टर बॉब गुजर गए। तो 47 से बिल डब्ल्यू ने ये जीएसओ का कॉन्फ्रेंस और अल्टरनेट ईयर और ऑर्डर इवन और उसका ट्रस्टी और ए क्लास ट्रस्टी, बी क्लास ट्रस्टी और नॉन अल्कोहलिक को इन्वॉल्व करना है, ये सब बिल डब्ल्यू के दिमाग में चल रहा था और ये घमासान मारामारी चल रही थी। तो अल्कोहलिक सनस के उस ज़माने में कुछ ओल्ड टाइमर थे और कुछ उनके साथ में नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी भी थे। उनका कहना था कि ये कॉन्फ्रेंस बिन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जीएसओ वगैरह कुछ नहीं मांगता है, ये जो चल रहा है वही सही है, ये जो डॉक्टर बिल डब्ल्यू का आइडिया है। लेकिन ये कैसा है कि बिल डब्ल्यू था न्यूयॉर्क में, तो वो न्यूयॉर्क में किंग था, तो न्यूयॉर्क में डॉक्टर बॉब को कोई पूछता नहीं था, भाव नहीं देता था, उनको भी मालूम था। और बिल डब्ल्यू जब इधर जाता था, क्या बोलता है उसको, एक्रॉन में जाता था, मिड वेस्ट में जाता था, तब उसको कोई कुत्ता नहीं पूछता था, क्योंकि वहाँ डॉक्टर बॉब किंग थे। लेकिन ये दोनों के साथ में बात करते ट्रस्टी और पुराने जो लोग थे उनको लगता था कि ये जीएसओ ट्रेडिशन बिडिशन सब नहीं मांगता है। अब डॉक्टर बॉब को प्रेशराइज करने लोग दोनों तरफ से करने लगे। जो न्यूयॉर्क वाले थे वो बोलते थे कि तुम कंसेंट दे दो, हाँ बोलो इसके लिए, और एक्रॉन वाले या अपोजिशन वाले थे वो डॉक्टर बॉब को प्रेशराइज करते, नहीं 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 नहीं, ये बिल डब्ल्यू तो एड़ा है, कुछ तो बकते रहता है, कुछ नया नया आइडिया लेके आता है, तुम उसको ना करो। और इसी बीच में डॉक्टर को समझ में आया कैंसर है, प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस के पहले 1950 के पहले जब उनको आखिरी मुलाकात हुई, सबके सामने आए वो, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, पुराने लोगों ने सब ने बताया कि अभी हम मारामारी बंद करते हैं, आप दोनों जो तय करेंगे हमको मंजूर है, दोनों जॉइंट स्टेटमेंट इशू करो, वो हमें मंजूर है। तो बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब एक साथ बैठे और डॉक्टर बॉब को बिल डब्ल्यू बताता है कि ट्रस्टी अभी मानने को तैयार है, 2-3 साल हो गए ये झगड़ा चल रहा है, एंड अल्टीमेटली फाइनली डॉक्टर बॉब ऑल्सो एग्रीड एंड गेव परमिशन टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जीएसओ अप्रूवल, एंड ये ओल्ड टाइमर का जो जोखड़ था, जो गुलामी थी, जो दादागिरी थी, वो सब ख़त्म कर दिया। कौन बॉस रहेगा, तो ग्रुप बॉस रहेगा। ग्रुप का इलेक्शन कैसे होगा, ये डेमोक्रेसी वाला इलेक्शन तो होता ही है, लेकिन उसके नियम अलग है। माइनॉरिटी को भाव दिया जाता है, उसको पूछा जाता है, तो अपना, और आखिरी जो भगवान की इच्छा, दोनों को इक्वल वोट पड़ गए तो क्या करे भाई, डेमोक्रेसी में तो वापस बार बार इलेक्शन लेते हैं। हमारे यहाँ आदमी कम रहते तो इलेक्शन लेके फ़ायदा नहीं है, इसलिए हैट का आइडिया निकाल दिए। तो एक तरफ डॉक्टर बॉब की खुद की बीमारी, दूसरी तरफ एनी की बीमारी, तीसरी तरफ डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू दोनों मिलके ये तय करना है कि जनरल सर्विस ऑफिस का क्या करना है, इसीलिए ये सब देखना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर बॉब करे तो क्या करे, इसीलिए उनको क्या करना पड़ा, तो उनको ये सब देखना पड़ रहा था कि भाई हमको आगे चल के क्या करना है, इसके बारे में देखना पड़ेगा, नहीं तो लफड़ा होएगा। क्योंकि डॉक्टर बॉब तो अभी निकले हैं और बिल डब्ल्यू जो है अकेला रहेगा तो दादागिरी करेगा, फिर उसको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए डॉक्टर बॉब का बीमारी, एनी का बीमारी और बिल डब्ल्यू का ये जो कॉन्फ्रेंस का चक्कर था, ये कॉन्फ्रेंस का चक्कर में सबको जल्दी जल्दी देखना था। तो अल्कोहलिक सनस का भी ये सब चल रहा था, डॉक्टर बॉब की भी ज़िंदगी में सब चल रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होएगा आगे चल के। इसीलिए चैप्टर 28वां जो है उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट एनी बट विथ लविंग फ्रेंड्स। एनी तो चली गई भैया, एनी के बगैर बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब कैसे जीते हैं ये देखना है। और आगे चल के डॉक्टर बॉब ने जो परमिशन दिया उसका क्या हुआ। 1 जून
1 जून 1950 में एनी हार्ट अटैक से मर जाती है। सिस्टर एग्नेशिया एनी के बारे में बोलती, शी वॉज अ मॉडल पेशेंट, बहुत अच्छी पेशेंट थी वो, क्योंकि कंप्लेंट नहीं करती थी, करेज था, स्ट्रेंथ था उसके बाद में। एनी की मौत के बाद में डॉक्टर बॉब अकेले हो गए। ऑबिचुरी कंप्लीट किया इन्होंने, एमी और लार्वेली। उन्होंने अपनी बेटियों को बताया। एनी सपने में आ गए मौत के बाद में, उनको बोला कि भाई अपने बाप को छोड़ो मत, मैं तो ऊपर चली आई हूँ, लेकिन आप लोग उधर रहो। तो डॉक्टर बॉब जो थे उन्होंने कहा, डॉक्टर बॉब की भी मृत्यु आने लगी तो क्रिश्चियन धर्म में सिमेट्री में ये लेके जाते हैं, ज़मीन के अंदर ये गाड़ दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर एक प्लैक रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है आदमी ने क्या किया, कब पैदा हुआ, क्या क्या हुआ था, ऐसा वैसा। तो बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब के मृत्यु के बाद में इनके जो ये रहेगा उधर जहाँ दफनाया जाएगा, वहाँ पे एक बड़ा प्लैक बनाएंगे, हम लोग मेमोरियल बनाएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ डॉक्टर बॉब जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फाउंडर है, इनकी देहांत हो गई थी। लेकिन डॉक्टर बॉब ने सब ठुकरा दिया। ह्यूमिलिटी हम लोग बोलते हैं, हमको बड़प्पन चाहिए, हमको इज्जत चाहिए, हमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बड़ा आदमी बनना है, टोकन मेरे पास से लिया तो हा मेरे को क्या लगता है। तो बिल डब्ल्यू को डॉक्टर बॉब ने बताया, लेट्स यू एंड आई गेट बरीड जस्ट लाइक अदर फोक्स, जैसे बाकी सब मरने वाले हैं उनको दफनाया जाता है, वैसे हमको दफनाया जाएगा और हमको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्लैक वगैरह, ये जो बोर्ड आता है उसके ऊपर संगमरमर के ऊपर लिखा हुआ रहता है, उस सब के ऊपर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर बॉब ने कैंसर होने के बाद में खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है भैया, किसी न किसी बीमारी से हमको जाना है, लेकिन वो खुश रहते थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मेरा डायग्नोसिस नहीं हुआ सही टाइम पे, तो अक्सर हमको अच्छा लगता है कि अरे यार वो डॉक्टर के पास में गया था, उसने मेरा बराबर डायग्नोस किया होता तो तभी ट्रीटमेंट की होती थी। ऐसे उनको खुन्नस नहीं थी उस डॉक्टर के ऊपर, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते थे, टीवी देखते थे। अच्छा, उनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने एक नई गाड़ी ली कन्वर्टेबल, और डॉक्टर बॉब की ड्राइविंग इतनी रैश थी कि उनके साथ में बैठने को लोग तैयार नहीं होते थे, डरते थे, अरे बाबा ये क्या गाड़ी चलाते यार, रफ गाड़ी चलाते। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में फिर भी ये सब बीमारी होने के बावजूद डॉक्टर बॉब मीटिंग में जाते रहते थे। अपने बिल डब्ल्यू, अपना बिग बुक की किताब जो है उसमें आखिरी में डॉक्टर बॉब की कहानी है, जैसे शुरू में बिल की कहानी है वैसे आखिरी में डॉक्टर बॉब की कहानी। तो डॉक्टर बॉब कहते हैं कि मीटिंग क्यों जाता हूँ भाई, अभी इतनी उम्र में मरने वाला हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि जिस रास्ते से मैं चला हूँ इतने साल, और 35 से लेकर 50-15 साल सोबरिटी मिली मुझे, उसी रास्ते से जाऊंगा अभी, और नया रास्ता कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा उनका कहना है कि जो नए नए लोग आते हैं उनको मिलना हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, आनंददायी प्रसंग कहा जाता है उसको, कि उनको मिलने से हमको स्ट्रेंथ मिलती है, हमको अच्छा लगता है। और लोगों को बोलते थे, आई एम अ लिविंग प्रूफ दैट ए विल वर्क एज लॉन्ग एज आई वर्क फॉर ए, जब तक मैं ए का प्रोग्राम करूँगा तब तक मैं सोबर रहूँगा, इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। और फिर चैप्टर 29 जो है उसमें द लास्ट ईयर, पेज नंबर 336 to 345, 9 पेजेस है। तो डॉक्टर बॉब का जो आखिरी इन्वॉल्वमेंट था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में वो 1950 में था। इंटरनेशनल कन्वेंशन फर्स्ट टाइम हुआ, उसमें डॉक्टर बॉब आए और डॉक्टर बॉब ने शेयरिंग भी किया था वहाँ पे। और वो सब होने के बाद में डॉक्टर बॉब ने 3 चीज़ें कही थी। एक तो सिंप्लिसिटी, भाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं मांगता है, चाहे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का स्ट्रक्चर हो, चाहे अपनी निजी ज़िंदगी हो, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। तो इसीलिए डॉक्टर बॉब हमेशा बिल डब्ल्यू को कहते हैं KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड, जबान के ऊपर कंट्रोल रखो बोलते थे,
खाने के बारे में भी और बात करने के बारे में भी। और तीसरा ग्रैटिट्यूड, पास इट ऑन। 8 दिन वो वर्मोंट में गए थे, अपना पुराना बचपन का दोस्त थे उनको सबको मिले, और बाद में प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था, वो सब स्प्रेड हो रहा था पीछे और बहुत दर्द होता था, लेकिन वो किसी को बताते नहीं थे। वो बोलते थे अरे भाई मौत क्या है यार, मौत मतलब हवाई जहाज़ में बैठना है। हवाई जहाज़ दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है ना यार आसमान में। इसी तरह से हम अभी जाने वाले हैं, लेकिन हम जाने वाले इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये यात्रा ख़त्म करेंगे। बिल डब्ल्यू ने पेज नंबर 343 पे अपना बताया है कि अ फ्यू आवर्स लेटर आई टुक माई लीव ऑफ डॉक्टर बॉब। कुछ घंटे बाद में मैंने डॉक्टर बॉब से विदाई ले ली। आई टुक माई लीव डॉक्टर बॉब नोइंग दैट द फॉलोइंग वीक ही वॉज टू अंडरगो वेरी सीरियस ऑपरेशन। उसके अगले होते उनका एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला। नाइदर ऑफ अस डेयर्ड से व्हाट वाज इन आवर हार्ट्स। हमारे अपनी भावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। वी बोथ न्यू दैट दिस माइट वेल बी द लास्ट डिसीजन दैट वी कुड मेक टुगेदर। हमको दोनों को मालूम था, लग रहा था कि दोनों ने मिलके लिया हुआ ये आखिरी निर्णय है कॉन्फ्रेंस का। आगे चल के क्या होगा मालूम नहीं। बॉब स्टूड इन द डोरवे। वो दरवाजे तक बिल डब्ल्यू को छोड़ने आए थे। टॉल एंड अपराइट, ये लंबू थे और कड़क थे एकदम। सम कलर हैड कम बैक इनटू हिज चिक्स। उनके गाल वापस गुलाबी होने लगे थे। एंड ही वॉज केयरफुली ड्रेस्ड इन लाइट ग्रे सूट। दैट वॉज माई पार्टनर। ये मेरे पार्टनर थे। द मैन विथ हुम आई नेवर हैड अ हार्ड वर्ड। जिसके साथ में मेरा कभी तू मैं हुआ ही नहीं। द वंडरफुल ओल्ड ब्रॉड स्माइल वॉज ऑन हिज फेस एंड ही सेड ऑलमोस्ट जोकिंगली। और विनोद करते हुए उन्होंने कहा, रिमेंबर बिल, लेट्स नॉट लाउज दिस थिंग अप। ये ज़्यादा लंबाई खींचने में कोई मतलब नहीं। लेट्स कीप इट सिंपल। आई टर्नड अवे अनेबल टू से वर्ड। मैं पीछे मुड़े बगैर देखे बगैर निकल गया। दैट वॉज द लास्ट टाइम आई एवर सॉ हिम। द लास्ट टाइम एमा सेड वी टुक हिम टू सिटी हॉस्पिटल। वो सिटी हॉस्पिटल में लेके गए उनको आखिरी मृत्यु के समय पर। उनके जो नाखून थे वो सब काले पड़ गए थे। और 16 नवंबर 1950 डॉक्टर बॉब की मृत्यु हुई। कोई मेडिकेशन मॉन्यूमेंट नहीं बनाया अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। उनका जो दफना हुआ समाधि है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये थी डॉक्टर बॉब और गुड ओल्ड टाइमर्स की कहानी। पिछले 6 हफ्ते मैंने बताई। अब सुगत भाई ने मुझे पूछा आज सुबह फ़ोन करके, आप ये तो ख़त्म हो गया, आगे क्या करने का इरादा है आपका? मैं बोला आप बोलो तो ऐसे करूँगा। मेरे पास तो माल मसाला बहुत है, अल्कोहलिक साइंस की किताबें बहुत है, सुनने वाले है कि नहीं देखो। लोगों को इंटरेस्ट है तो आगे चालू रखेंगे। फिर अगले हफ्ते से बोले पास इट ऑन चालू करो। बिल डब्ल्यू की कहानी जो वैसे ही 6 हफ्ते में बताऊंगा मैं। ये मैं चौथी या 5वीं बार 6 हफ्ते में बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने 2-3 ग्रुप में किया है। मराठी के लिए 6 हफ्ते किए हैं, हिंदी के लिए अभी कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर सुनना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर बॉब की कहानी मैंने बताई वैसे बिल डब्ल्यू की कहानी बताऊँगा। पास इट ऑन। तो अगले हफ्ते मिलेंगे पास इट ऑन के लिए। 6 हफ्ते वापस हर बुधवार को। मेरी आपसे विनती यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सब लोग तो नाइट में 9:30-10 बजे बुढ़ा लोग हैं, घर से लोग जवान है, उनको काम से आने में दिक्कत होती है। बम्बई जैसे शहर में, नागपुर जैसे शहर में लोग लेट घर पे आते हैं, तो हो सकता है उनको तकलीफ़ होती रहेगी। तो यूट्यूब में है तो लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलो। आप खुद सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो। और ये जो लिंक आती है उसमें लिंक, जो थंबनेल बनाता हूँ मैं उसके ऊपर लिंक लिखा है AA शेयरिंग मुंबई, नहीं बम्बई, मुंबई मराठी के लिए, बम्बई हिंदी के लिए श्रीधर, और हैश लिख के आगे जो आपको टॉपिक चाहिए, डॉक्टर बॉब, पास इट ऑन, बिल डब्ल्यू, ये सब लिखो तो हैश डालेगा तो उसमें मिल जाएगा। तो ये थी कहानी डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स की। 1935 में डॉक्टर बॉब अपने साथ जुड़े थे एज ए मेंबर, और 1950 में उनका देहांत हो गया। 15 साल की सोबरिटी मिली उनको। बिल डब्ल्यू को बहुत ज़्यादा सोबरिटी मिली। बिल डब्ल्यू आगे फिर 70 तक जिए थे। बिल डब्ल्यू की उम्र भी कम थी। तो बिल डब्ल्यू के बारे में हम जानने के लिए अगले हफ्ते से शुरू करेंगे पास इट ऑन, ठीक है, 6 हफ्तों के लिए। आज आपने शांति से सुना
सुगत ने परिवर्तन समूह ऑनलाइन नागपुर मीटिंग ने मुझे बात करने का मौका दिया। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2024 बुधवार, रात को 10:15 बज गए हैं और आज का सेशन यही ख़त्म करता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और फिर आपके कुछ सवाल है तो उसके बारे में मैं जवाब दे दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, वन डे एट ए टाइम।